ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि 3 तरीके की CSS होती हैं, एक इनलाइन, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। ठीक है, अभी तक जो हमने यहाँ पर लास्ट क्लास में सीखा था वो सीखा था कि किस तरीके से हम इनलाइन CSS को यूज करते हैं और इनलाइन CSS का बहुत ज्यादा यूज आज की डेट में क्यों नहीं रह गया है, राइट? आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS को यूज करते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अब जब हम एक्सटर्नल CSS की बात करते हैं या इंटरनल CSS की बात करते हैं, तो हम अब यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों के साथ में इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ और वो चीज है क्लासेस एंड आईडीज। ठीक है, तो जब भी हम इंटरनल और एक्सटर्नल की बात करते हैं तो हमें क्लासेस और आईडीज को यूज करना पड़ता है। क्यों यूज करना पड़ता है? क्योंकि जो ये आप स्टाइलिंग देख रहे हो ना, जो मैंने अभी लिखी हुई है, ये स्टाइलिंग अभी तो मैंने इस डिव के अंदर ही लिख दी, तो इस डिव को पता है कि भाई ये इसकी स्टाइल है और वो उसका आउटपुट दे देगा। लेकिन एक्सटर्नल और इंटरनल में क्या होता है कि ये जो CSS हम देख रहे हैं, ये या तो इसी पेज में, इस पेज के हेड के अंदर में कहीं CSS होगी या फिर एक सेपरेट फाइल बनी हुई होगी जिसको हम एक्सटर्नल फाइल बोलते हैं। तो यहाँ पर तो हम क्या कर रहे हैं, अभी तक ये CSS हमने उसी HTML एलिमेंट के अंदर लिखी हुई थी, तो जब तक ये वो उसी HTML एलिमेंट के अंदर है तब तक हमें पता है कि इसी के बारे में बात हो रही है, तो ये प्रॉपर्टी इसी एलिमेंट को जानी है। लेकिन क्या हो अगर मैं यहां से ये स्टाइल हटा दूं, ये मैंने यहां से स्टाइल हटा दी और ये नीचे से भी मैंने स्टाइल हटा दी, अब मेरे पास दो HTML एलिमेंट रह गए हैं, एक div रह गया और एक span रह गया है। तो इन div और span एलिमेंट को अब अगर मुझे फॉर्मेट करना है यूजिंग इंटरनल CSS, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो मैं एक क्लास बनाऊंगा या फिर मैं एक आईडी बनाऊंगा। आईडी और क्लास में क्या फर्क होता है, कौन बताएगा मुझे? क्लास और आईडी क्या होती है? क्लास बेसिकली पूरे ग्रुप के लिए हाँ, और आईडी हम स्पेसिफिक दे सकते हैं उसको। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो जैसे कि अनुष्का ने भी हमें बताया कि ग्रुप के लिए हम क्लास यूज करते हैं और इंडिविजुअल्स के लिए हम आईडीज यूज करते हैं। जैसे कि आप लोग कभी ना कभी किसी ना किसी क्लास में पढ़े ही हो और हो सकता है आज भी पढ़ ही रहे हो। तो क्लास के अंदर में जितने भी बच्चे हैं उन सबकी एक ही क्लास है, लेकिन सबके रोल नंबर अलग अलग है, अलग अलग है ना। तो रोल नंबर हमको क्या प्रोवाइड करता है, उस बच्चे का आइडेंटिफिकेशन, यानी कि आईडी बोलते हैं ना उसको। जब जाते हो तो क्या मांगते हैं? आईडी कार्ड मांगते हैं। तो चलान कट गया, पुलिस क्या मांगेगी? लाइसेंस मांगेगी, आईडी मांगेगी ना कि भाई आईडी दिखाओ अपनी। तो आइडेंटिफिकेशन। अब कैसे पता चलेगा पुलिस को 130 करोड़ लोगों में कि मयंक ही वो बंदा है जिसका चलान कटना है? आईडी से पता चलेगा, यानी कि 130 करोड़ में भी वो आईडी आपको यूनिक बनाना है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर भी है। जब हम किसी ग्रुप की बात कर रहे हैं, और ग्रुप का मतलब क्या है, जो चीज बार बार यूज हो सके, ठीक है, उसके लिए हम क्लासेस को यूज करते हैं। और अगर हमें कभी किसी चीज को इंडिविजुअली या यूनिकली डिफाइन करना हो तो उसके लिए हम आईडीज को यूज करते हैं। लेकिन CSS के अंदर हम हमेशा ही क्लासेस को यूज करके चलेंगे। ठीक है, आईडीज का यूज हम आगे जब jQuery सीखेंगे ना तब करेंगे, अभी हम क्लासेस को ही समझ के चलते हैं। तो अगर हमें इंटरनल स्टाइल बनानी है तो सबसे पहले तो हम अपने हेड टैग के अंदर ही स्टाइल टैग देंगे, और ये मैं इसके अंदर ले गया। यहाँ पर मैं एक क्लास बना रहा हूँ, क्लास हम डॉट से डिफाइन करते हैं। क्लास हम किससे डिफाइन करते हैं? डॉट से। और ये मैंने एक क्लास बना ली। स्टाइल के अंदर मैंने क्या लिखा? डॉट बॉक्स। डॉट बॉक्स का क्या मतलब है कि बॉक्स नाम की एक क्लास है। अगर यहाँ पे डॉट की जगह मैं हैश लगाता तो इसका मतलब होता है कि बॉक्स नाम की एक आईडी। तो हैश आईडी को डिफाइन करता है, डॉट क्लास को डिफाइन। क्लियर है? यस सर। तो अब अगर यहाँ पे क्लास की बात कर रहे हैं तो अब मैं इसको कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ। मुझे यहाँ पे यूज करना है तो यहाँ पे मैं बताऊंगा कि एक क्लास है साहब किस नाम की? बॉक्स नाम की।
ठीक है, मैं इसको 1 कर दे रहा हूँ, गड़बड़ कर दे रहा हूँ। अब मैं इस फाइल को रन करता हूँ। हाय, दिस कंटेंट इज फॉर्मेटेड यूजिंग CSS, लेकिन ये फॉर्मेटेड तो है क्लास का नाम क्योंकि हमने इन दोनों के बीच में अभी कोई रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं किया है। यहाँ से हम जिसको बुला रहे हैं वो है box1 और यहाँ पर कौन है? बॉक्स है। तो ये दोनों आपस में मैच नहीं कर रहे हैं ना? नो सर। तो यानी कि हम यहाँ से इसको कॉल कर रहे हैं। कॉल किसको कर रहे हैं? box1 को, लेकिन box1 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हमें कॉल किसको करना है? जो एग्जिस्ट करता हो। एग्जिस्ट कौन करता है? बॉक्स। अब रिफ्रेश करेंगे तो देखो फॉर्मेट हो गया, है ना? तो यानी कि हमने अभी क्या किया, हमने अपनी ये CSS ऊपर ले गए। अभी तक क्या है, इन लाइन में डुप्लीकेसी होती थी। अब अगर मुझे सेम CSS किसी और को भी देनी है तो मुझे क्या करना पड़ता? वो दोबारा से सारी की सारी लिखनी पड़ती। लेकिन अब मैं इस स्पैन को भी सेम क्लास देके, सेम प्रॉपर्टीज देके, वही सारी की सारी प्रॉपर्टीज इस स्पैन को भी पकड़ा सकता हूँ। ठीक है? यहाँ पर ये दोनों एक छोटे बड़े क्यों आ रहे हैं, कौन बताएगा मुझे? सर बताओ। सर इस पेन की वजह से सर इस पेन में वो सर उतनी जगह में आते हैं वो क्या बोलते हैं इसे? सर याद था देखो, कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो कि सर ब्लॉक एलिमेंट कर रहा है। तो मयंक ने बताया हमें कि कुछ एलिमेंट होते हैं ब्लॉक टाइप एलिमेंट। ब्लॉक टाइप एलिमेंट क्या करते हैं, वो लेफ्ट टू राइट पूरी जगह घेर के बैठे रहते हैं। यानी कि अगर उनके अंदर कंटेंट कम भी है तो भी वो पूरी जगह घेरेगा लेफ्ट टू राइट। जैसे कि div क्या है? एक ब्लॉक टाइप का एलिमेंट है। ये div जो है कि ब्लॉक टाइप का एलिमेंट है जो कि लेफ्ट टू राइट अपनी पूरी जगह यहां से लेके यहां तक घेर के बैठा हुआ है। भले ही उसका कंटेंट यहाँ खत्म हो गया है, कंटेंट तो यहीं खत्म हो गया, लेकिन वो अपनी जगह पूरी घेर के बैठा हुआ है भाई। ठीक? लेकिन जो स्पैन है ये इनलाइन टाइप का एलिमेंट है, और इनलाइन टाइप का एलिमेंट क्या करते हैं, जितनी उनको कंटेंट है वो उतनी ही अपनी स्पेस घेरेंगे। ठीक है? वो फालतू जगह नहीं घेरते। ठीक है? ऐसे एक और एलिमेंट है जिसका नाम है P, पैराग्राफ। ये किस टाइप का एलिमेंट है? ये भी ब्लॉक टाइप है। The quick brown fox jumps right over the lazy dog. इसको हम डुप्लीकेट करके ले आए, रिफ्रेश करते हैं तो देखो इसने पूरी जगह घेर ली ना। तो ये भी पूरी जगह घेरता है। ठीक है? ओके, इसको हटा दें। अब मान लो मुझे इस P के बारे में कुछ प्रॉपर्टी लिखनी है। अभी तक मैं क्या कर रहा हूँ, क्लास के थ्रू लिख रहा हूँ ना, लेकिन मेरा P क्या है? एक HTML एलिमेंट है P। div भी एक HTML एलिमेंट है, span भी एक HTML एलिमेंट है। मैं डायरेक्टली किसी एलिमेंट के लिए भी CSS लिख सकता हूँ। तो अगर मैं बिगर डॉट लगाए केवल P लिख दूं, ठीक है, और मैं यहां पर इसका फॉन्ट साइज कर देता हूं 42 px। ठीक? तो अब क्या होगा, जो ये P की प्रॉपर्टी है ये मैंने चेंज कर, जहां पे भी उस पूरे पेज में जहां पर भी आपने P एलिमेंट लगाया होगा HTML का, सब जगह पे ये प्रॉपर्टी यूनिवर्सली डिफाइन हो जाएगी फॉर दैट पेज। ठीक है? तो ये होता है केवल एलिमेंट लगाने से। इसीलिए एलिमेंट्स को ना के बराबर यूज किया जाता है। हम यूज कर सकते हैं उसको ऐसे भी, लेकिन इसको हम यूज नहीं करते। इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि अगर हम इसको डायरेक्टली एलिमेंट को यूज कर लेंगे और फिर अगर हमें किसी, कभी हमने P तो बहुत जगह पे लगता है हमारा, लगता है ना, हमने P लिख दिया, अब P तो 1000 जगह लगा हुआ हो सकता है हमारे पेज पे, तो बार बार हमें तो फिर उसकी प्रॉपर्टीज सेम लगानी पड़ जाएंगी, जबकि ऐसा हमें चाहिए नहीं। इसीलिए हम ऐसा नहीं करते, लेकिन मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं ताकि कभी भी अगर आपको जरूरत हो तो ऐसे यूज करा जा सकता है। ठीक है? अब अगर मुझे उसकी प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली देनी है तो मैं दे देता हूं।
मैं यहाँ पे एक क्लास बना लेता हूँ अलग से, undo करता हूँ इसको, एक मैं क्लास बना देता हूँ इसको। अब मैंने यहाँ पे डॉट नहीं लगाया था, देखो विदाउट डॉट दिया था एलिमेंट के लिए, और अब अगर मैं इसकी क्लास बना रहा हूँ तो मुझे डॉट लगाना पड़ेगा। डॉट मैंने इसको कर दिया पैरा, एक मैंने क्लास बना दी पैरा, और यहाँ पे क्लास ऐड कर दिया मैंने पैरा। ठीक है, इसके कंटेंट को मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ और इसको डुप्लीकेट कर दे रहा हूँ ताकि आपको दोनों में फर्क नजर आ जाए। एक में मैंने क्लास लगाई है और एक में मैंने क्लास नहीं लगाई। तो एक में तो प्रॉपर्टी लेगा जो कि पैरा की है, और दूसरे में प्रॉपर्टी वो नहीं लेगा क्योंकि ये एक में क्लास लगी हुई है, एक लगी हुई नहीं है। लेकिन अगर मैं ऐसा कर देता कि यहाँ पर मैं इसको डायरेक्टली पी दे देता तो क्या होता, ये दोनों में सेम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में सेम प्रॉपर्टी लग गई है, लेकिन जब हम इसको क्लास के थ्रू लेके चल रहे हैं तो केवल एक में वो प्रॉपर्टी आएंगी और दूसरे में प्रॉपर्टीज नहीं है। ठीक है, समझ में आया ना? Yes, sir. तो इस तरीके से हम इंटरनल को यूज करते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल में क्या होता है? अब कभी आप लोगों ने सोचा है कि भाई कुछ वेबसाइट में कितने सारे पेजेस होते हैं ना? Yes, sir. अब मैं जा रहा हूँ MySQL Academy की। अब अगर आप इस वेबसाइट को थोड़ा क्लोजली देखो तो इस वेबसाइट पर सारी ही चीजें, मैं किसी भी पेज पर जाऊं भले ही, एलिमेंट्स की फॉर्मेटिंग और किस तरीके से वो एलिमेंट्स चल रहे हैं वो सभी जगहों पे एक जैसी ही नजर आएगी आपको, है ना? हेडिंग फॉन्ट सेम, ये हेडर वही है, सब फॉर्मेटिंग वही है, सब कुछ सेम है ना? सब कुछ सेम है। यहाँ पे मैं किसी और कोर्स में चला जाता हूँ, यहाँ से कोई और कोर्स ले लेता हूँ, मैं एडवांस एक्सेल ले लिया, तो बिल्कुल सेम है प्रॉपर्टीज, केवल एक आध कहीं पे कलर हमने डिफरेंट किए हुए हैं, वो बात अलग है, वो कोर्स डिपेंडेंट है वो चीज क्यों होगी, तो बाकी सब चीजें सेम है। और हम एक जगह चेंज करेंगे तो ये सब जगह चेंज होना भी चाहिए। मेन्यू में मान लीजिए हमें कल को समझ में आया कि अरे रेड कलर नहीं देना, रेड कलर की जगह हम कुछ और देना चाहें कभी, हर जगह पूरी वेबसाइट में, है ना? तो अगर हमने हर पेज में ये CSS लिखी हुई होगी तो क्या होएगा, और हमारी वेबसाइट में मान लीजिए 100 पेजेस हैं तो सारे पेजेस में 100 में जाके चेंज करना पड़ेगा, सर्च करके, है ना? हर पेज में जाओ पहले, फिर ढूंढो यार मैंने कहाँ पे किया था, फिर उसको चेंज करो, बड़ा लंबा कार्यक्रम हो जाएगा। तो मैं तो भी 100 की बात कर रहा हूँ। किसी ऐसी वेबसाइट की अगर आप सोचो जिससे फ्लिपकार्ट है, पता ही नहीं नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, तो वो तो डिफरेंट पेजेस पे खोलता है अपना, पता ही नहीं हमें, है ना? तो वहां पर क्या होता है, वहां पर इस तरीके की प्रॉपर्टीज यूज की जाती हैं जो कि ग्लोबल हों, और ग्लोबल प्रॉपर्टीज को हम कैसे यूज करते हैं, फिर हम इस पेज में कोई CSS नहीं लिखेंगे। मैं यहां से दोनों CSS हटा दे रहा हूं। अब हम क्या करेंगे, हम अब एक खोलेंगे नई फाइल और उसके अंदर अपनी ये CSS हमने डाली। अभी तक हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने इनलाइन यानी कि एलिमेंट के अंदर डाला, तो वो केवल एक HTML एलिमेंट तक ही वो प्रॉपर्टीज जो है वो वैलिड थी। फिर हमने क्या किया, एक वेब पेज के ऊपर डाला, तो उस वेब पेज के लिए वो प्रॉपर्टीज वैलिड रहेंगी। लेकिन हमारी वेबसाइट तो बहुत बड़ी हो सकती है, हमें सभी पेजेस में वो प्रॉपर्टीज चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं, अब हम ग्लोबल लिख रहे हैं। अपनी वेबसाइट के लिए हम जो प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं दे आर ग्लोबल प्रॉपर्टीज। अब ये पूरी वेबसाइट में काम करेंगी, चाहे मैं अपनी वेबसाइट पे एक पेज बनाऊं, चाहे 100 बनाऊं, चाहे 1000। ठीक है, हमने प्रॉपर्टीज यहाँ पे ला दी हैं। सेव कर रहा हूं मैं इस फाइल को Ctrl+S से। Ctrl+S किया मैंने, ये हमारा फोल्डर है। जिस जगह पर हमारा फोल्डर है वहीं पर हम एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे। ये चीज ध्यान रखने वाली है, ऐसा नहीं कि आपकी मेन फोल्डर कहीं और पे है और आप अपनी CSS कहीं और पे सेव करो, ऐसा कभी भी नहीं करना है। जो आपका मेन फोल्डर है उसी फोल्डर के अंदर आप अपनी CSS फाइल को बनाओ, फोल्डर क्रिएट करो,
या फिर यहीं पर आप अपने एसेट्स का फोल्डर क्रिएट करो। जो भी आपको स्ट्रक्चर अच्छा लगता है, समझ में आता है, वो स्ट्रक्चर आप यहाँ पे अपना मेंटेन करो। मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि इमेजेस नाम का फोल्डर यहाँ पर है, एक मैं यहीं पर एक CSS नाम का फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, और जो मैंने फाइल भी क्रिएट की है उसको मैं नाम दे दे रहा हूँ style.css। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि HTML फाइल्स का क्या एक्सटेंशन होता है, .html। यहाँ पर अब क्योंकि हम CSS की बात कर रहे हैं तो हम क्या एक्सटेंशन देंगे, .css। अब हमने .css दी और इसको सेव करते हैं, तो ये हमारी CSS फाइल एक बन गई। अब एक फाइल ये हो गई हमारी, और एक फाइल हमारी ये है जिसमें हम काम कर रहे हैं। ये HTML फाइल है और ये CSS फाइल है। अब हमारी CSS तो एक अलग सेपरेट फाइल है, HTML एक सेपरेट फाइल है। अब पहले हमें इन दोनों को कहीं ना कहीं आपस में लिंक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इनको लिंक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक हमारे पास HTML का टैग है लिंक, एलिमेंट का नाम क्या है, लिंक href की फुल फॉर्म कौन बताएगा, हाइपर रेफरेंस का यानी कि हमारा फाइल का रेफरेंस क्या है। तो हमने बोला CSS के अंदर एक URL, एक फाइल है style.css। यहाँ से आपको प्रॉपर्टीज उठानी है, और ये जो फाइल है इसका टाइप क्या है, इस फाइल का टाइप है टेक्स्ट CSS, और इसका रिलेशन क्या है, ये स्टाइल शीट है, ठीक है। ये हमने लगा दिया। अब अगर ये ना होता, मैं यहाँ पे एक फाइल के नाम में गड़बड़ी कर दे रहा हूँ, बंद कर दे रहा हूँ, तो हमारी सारी की सारी प्रॉपर्टीज दोबारा से रिमूव हो जाएगी इस पेज से। सारी रिमूव हो गई ना प्रॉपर्टीज। अब क्योंकि उसको मिली नहीं, लिंकिंग ही नहीं मिल रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे किया ये है कि हमने अपनी HTML फाइल के अंदर उस CSS फाइल को लिंक किया है। जो ये CSS फाइल हमने एक अलग से क्रिएट की थी ना, इस CSS फाइल को हमने इस HTML फाइल में लिंक किया है इस टैग के थ्रू। ये वो टैग है जिसके थ्रू लिंकिंग होती है। ये हमने लिंक किया इसको यहाँ पर, और अब हम यहाँ पे इसका नाम चेंज कर देंगे। हमने क्या कर दिया, style.css। अब देखते हैं ब्राउजर में इसका आउटपुट क्या आता है। ठीक है, तो यानी कि हमारी लिंकिंग बराबर से हो गई। हमने जो लिंकिंग की थी दोनों आपस में फाइल्स को कनेक्ट करने के लिए, वो हो गई है। अब CSS हम जो भी काम करेंगे वो अब हम यहाँ पर करेंगे, और इसका इफेक्ट वहां पर आएगा। तो अब अगर मुझे बैक कलर चेंज करना है, मैं बैक कलर चेंज कर रहा हूँ, मैं बैक कलर चेंज क्या कर रहा हूँ, 00D800 कर दिया मैंने। रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे चेंज होगा। काम अब मैं CSS फाइल में कर रहा हूँ, और इम्पैक्ट उसका जो आ रहा है वो हमारे HTML पे। ठीक है, तो अब मैं जितनी मर्जी फाइल क्रिएट कर लो, अभी तो मैंने एक ही फाइल क्रिएट की हुई है, अब मैं एक फाइल और क्रिएट कर लेता हूँ। मैं बना रहा हूँ उसको second.html, एंटर। अब एक फाइल हमारी ये है, दूसरी फाइल वो थी। यहाँ से मैं इसमें एक लिंक दे देता हूँ, ahref is equals to first.html ये दे दिया हमने, और सेकंड डॉट रह गया, नहीं डबल एस आ गया। ठीक है, और यहाँ से हमने एक लिंक दिया हुआ है जाने के लिए गो टू फर्स्ट पे। तो अब अगर हम दोनों ही फाइल्स में देखें, बिल्कुल सेम प्रॉपर्टीज है। मैं दोनों फाइल अभी आपको एक साथ खोल के भी दिखाता हूँ। इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ इस टैब को, और एक में फर्स्ट है और एक में कुछ गड़बड़ी हो रही है आज। ये ना मुझे लग रहा है जो हमारा कीबोर्ड है इसके सेल वीक हो गए। तो एक फाइल ये है हमारी सेकंड, और एक ये है फर्स्ट। ठीक है, इसमें गो टू फर्स्ट लिखा है, इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं है।
हम चेंज करेंगे CSS फाइल को अपनी, दोनों ही फाइल्स में हमारी चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, दोनों में सेम style.css यूज हुई हुई है। हम यहाँ पर कलर, बैक कलर जो है, सॉरी टेक्स्ट कलर जो है वो व्हाइट कर दे रहे हैं। रिफ्रेश करता हूँ, देखते हैं कि यहाँ पर कलर चेंज होता है कि नहीं होता। यहाँ पे भी हो गया। और सेकंड देखते हैं यहाँ पर हुआ है कि नहीं हुआ है, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर भी हो गया। तो यानी कि जितनी फाइल्स में भी अब हमने style.css फाइल को लिंक किया होगा, सभी जगह पे वो प्रॉपर्टीज अप्लाई हो चुकी है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ग्लोबल और एक्सटर्नल CSS। ठीक है, क्लियर है? यस सर। कोई डाउट हो तो बताओ। नो सर। ठीक है, तो यहाँ तक हम आज ये जो डिफरेंस है वो समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि किस तरीके से हम अब HTML CSS में किस तरीके से हम और ज्यादा प्रॉपर्टीज लगाते हैं।